हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों, इसका प्रथम भाग अपलोड हो गया है, ये सेकंड पार्ट है। तो ये प्राचीन इतिहास का सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं: चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, जिसे आदिराज से भी संबोधित किया जाता था, और उसने महाराज की भी उपाधि धारण की थी। जबकि गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। यह गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों, ये पॉइंट नोट करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसका राइट आंसर होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो यह गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो इसे गुप्त संबोध प्रारंभ किया था। इसने गुप्त संबोध प्रारंभ किया था। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे: श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही आंसर होगा। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए। उसने लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया और द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सिक्कों पर कुमार देवी की छवि तथा पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी दुर्गा की आकृति को बनवाया था। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था महेंद्र वर्मन, मेघवर्मन, यशोवर्मन, शशांक वर्मन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेघवर्मन इसका राइट आंसर होगा। मेघवर्मन विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। लंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। चीनी स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत दरबार में भेजा था और साथ ही अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए। अनुमति मिलने के पश्चात उसने बोध वृक्ष के निकट लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाया। शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो ये आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। आइए इसका विस्तारित देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र तृतीय को पराजित किया। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य तथा शकार्य की उपाधि धारण की तथा इसी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबद्ध है? महापद्मनंद, देखते हैं, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर जो हो जाएगा समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासन के विषय में सूचना प्राप्त होती है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ लेख कौशाम्बी से लेकर इलाहाबाद में अकबर ने स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी: तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। तो आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, जिसका अर्थ है पराक्रम का सूर्य। इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियां विक्रमांक, परम भागवत आदि हैं। इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विजेता के साथ साथ एक योग्य एवं कुशल प्रशासक भी था। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते थे। तो आइए देखते हैं, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत के प्रति प्रेम का सूचक है। इसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। अपनी विजयों के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था तथा पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि ग्रहण की थी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त की साम्राज्य प्रसार की नीतियों से प्रभावित होकर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ महोदय ने अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसे भारत का नेपोलियन कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस बुक में पूछा जा सकता है कि किसने और किस बुक में बोला था? तो विंसेंट स्मिथ ने अर्ली अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। समुद्रगुप्त ने शासन काल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। आर्यावर्त का जो प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणा पथ के 12 शासकों पर विजय, उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे। समुद्रगुप्त की विजय नीतियों में परिचारिकाकृत नीति ग्रहण, मोक्षानुग्रह तथा कन्योपायन थी। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था करसापड़, रूपक, दीनार, निस्क। तो सही आंसर जो होगा रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूप्यक या रूपक नाम दिया गया था तथा उन्हें जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने पहले से ही प्रचलित शक मुद्राओं की भांति ही अपनी रजत मुद्राओं को भी उत्कीर्ण कराया। गुप्त काल के राजाओं के अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा गया है। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के बयाना, भरतपुर, राजस्थान में वहां से मिलते हैं। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था वररुचि, शंकु, छप्पड़क, अमर सिंह। तो राइट आंसर होगा छप्पड़क। छप्पड़क चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से फलित ज्योतिष में से संपड़क फलित ज्योतिष के विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, के नवरत्नों की प्रसिद्धि रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। उत्कृष्टता के क्रम में नवरत्नों के नाम कालिदास, धन्वंतरि, बराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वररुचि, बेताल भट्ट तथा घटक करपर, ये सभी इनके नवरत्नों में से शामिल थे। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कवि कालिदास यहाँ पे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि और नाटककार थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। कालिदास के प्रमुख काव्य ग्रंथ रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु ऋतुसंहारम एवं नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा देखेंगे, सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में जो अनुवाद है विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल में पाटलिपुत्र, मथुरा जैसे प्रमुख नगर भी क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा की घाटी में जो नगर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में त्याग दिया गया। गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। तो सही आंसर होगा इसका संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। संस्कृत इस काल में ही राजभाषा बनी थी। शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था? चीन में,
ईरान में, इंडोनेशिया में, भारत में। तो शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ था। शतरंज उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो 4 खिलाड़ियों वाले चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लेखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है। गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ था। किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? एरर से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। तो किस अभिलेख राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एरर से। किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरर से। तो आइए यहाँ देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में प्राप्त भानुगुप्त के अभिलेख से हुआ था, जिसमें गोपराज सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। एरड़ नामक ऐतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? फाहियान, संगयून, वेनसांग, इत्सिंग। तो राइट आंसर होगा वेनसांग। भीनमाल प्राचीन काल में गुजरात राज्य की राजधानी थी। वेनसांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उसने भीनमाल की यात्रा भी की थी। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। इसके यात्रा विवरण को सीयूकी कहा गया। तीसरी शताब्दी में वारंगल वर्तमान में प्रसिद्ध था। तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरण के लिए, हाथी दांत के काम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारंगल वर्तमान उत्तरी तेलंगाना लोहे के यंत्रों उपकरणों को बनाने हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल का किला सन 1199 में बनना प्रारंभ हुआ, जिसकी नींव राजा गणपति ने रखी और सन 1261 में रुद्रमा देवी द्वारा पूर्ण किया गया। वारंगल 12वीं सदी में काकतियों की राजधानी थे। काकतियों के शासन काल में वारंगल हिंदू संस्कृति और तेलुगु भाषा की अत्यधिक उन्नति हुई। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज में थी। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी तथा इस वंश के प्रमुख शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा एवं गृह वर्मा थे। कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का सामंत हरिवर्मा था। उसने 510 ईस्वी में शासन किया था। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि हुड़ों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाना था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका आंसर देखते हैं 19 प्रश्न नंबर 19 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। पुलकेशिन द्वितीय को एहोल प्रशस्ति एवं वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। इसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष की राजधानी कन्नौज में थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा तथा अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। हर्ष शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को भौगिक, देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, भौगिक यहाँ पे इसको जरूर नोट करेंगे, तथा भूमि संबंधी विवरण रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित हैं? हरिशेन, कल्हड़, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा कल्हड़। हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं कल्हड़ की पुस्तकों में वर्णित हैं। बाणभट्ट की कृति हर्षचरित एवं कल्हड़ कृति राजतरंगिणी में हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं मिलती हैं। वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासकों एवं उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया। हर्ष ने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में, देखेंगे यहाँ पे, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी तथा नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन किया।
उस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। दक्षिण भारत का देखते हैं यहाँ पे, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो उरैयूर, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उरैयूर चोल साम्राज्य की राजधानी स्थित थी। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था तथा पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित था। करिकाल ने उरैयूर तिरुचिरापल्ली को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया। उरैयूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। कालांतर में चोल शासकों ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने किया था चोल साम्राज्य की स्थापना। विजयालय राजेंद्र द्वितीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। सन 850 में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। वह पहले पल्लवों का ही सामंत था। इसने पांड्यों की शक्तिहीनता का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया और नर केसरी की उपाधि धारण की। इसने लगभग 21 वर्ष 871 ईस्वी में तक का शासन किया तथा निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया और उरैयूर के स्थान पर तंजौर, जिसे तंजावुर के नाम से जाना जाता है, को अपने राज्य की राजधानी बनाया। किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुरम को, जो एक समय सीलोन श्रीलंका के नाम से जाना जाता था, की राजधानी थी, नष्ट कर दिया? तो राजराज प्रथम ने नष्ट कर दिया था। तो आइए देखते हैं, राजराज प्रथम एक नौसेना के साथ सिंघल द्वीप या सीलोन की ओर अग्रसर हुआ। राजराज प्रथम के साथ युद्ध में सिंघल नरेश महेंद्र पंचम पराजित हुआ। चोल सेना ने अनुराधापुरम को ध्वस्त कर दिया था तथा सिंघल द्वीप को उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इसे मुंडी चोल मंडलम नाम दिया। राजराज ने अनुराधापुरम के स्थान पर पोल्लोनरू को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम जयनाथ मंडलम रखा। चोलों के अधीन देखेंगे, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के विवरण किन शिलालेखों से प्राप्त होते हैं? तो उत्तर मेरूर से प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण उत्तर मेरूर के लेखों में मिलता है। चोल शासन अपने कुशल स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ प्रत्येक ग्राम की अपनी एक सभा होती थी, जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त रहते हुए स्वतंत्र रहकर एक स्वायत्त शासी ग्रामीण शासन का संचालन करती थी। किस चोल राजा ने मालदीवों के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन होगा राजराज प्रथम ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम ने सिंघल प्रदेश के उत्तरी भागों पर अधिकार कर उसने जगन्नाथ चोल की उपाधि धारण की थी। इसने शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। संगम युगीन साहित्यों से तत्कालीन चोल शासक करिकाल के बारे में जानकारी मिलता है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुलोतुंग। चोल राजा कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी तथा सिंघल के राजकुमार पेरुमल के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। इस घटना की जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश से मिलती है। चोल अभिलेखों में कुलोतुंग प्रथम को सुंग मतवीर्त कहा गया, जिसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। चोल शासक कुलोतुंग प्रथम ने 72 व्यापारियों के साथ एक दूत मंडल को 1077 ईस्वी में चीन भेजा था। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? तो वह सही होगा बृहदेश्वर मंदिर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बृहदेश्वर मंदिर में। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट प्रमाण में तमिलनाडु के तंजौर में स्थित शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, तमिल भाषा में बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है राजराजेश्वर मंदिर को,
के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राजराज प्रथम के शासन काल में हुआ था। मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एक आकाश में विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। यह मंदिर द्राविड़ स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह विश्व में प्रथम तथा एकमात्र मंदिर है जो पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कदम्ब। कदम्ब इसका सही आंसर होगा कि किस पूछा जा रहा है किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है, तो कदम्ब इसका सही आंसर होगा। प्राचीन संगम काल में संगम ग्रंथों की रचनाएं की गई, जिसे संगम साहित्य कहा गया। इसमें चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव का विवरण प्राप्त है, जबकि कदम्ब राजवंश का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा के बारे में बताया गया है। राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना को आगम तथा सामाजिक जीवन की रचनाओं को पुरम कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पुत्थुपातु, इत्थुथौके तथा पदिने कील कनवंकु। इसका 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल इसका सही आंसर होगा। चोल राजवंशों में से चोल शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल काल के राजा प्रायः अपने शासन काल में युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। संगम काल के तीनों राजाओं में सबसे संपन्न चोलों का राज्य था। चोलकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम में, मंडलम को कोट्टम में, कोट्टम को नाडु में एवं प्रत्येक नाडु को कई कुर्रमों में विभक्त किया गया था। कुर्रम मतलब ग्राम का समूह। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट चोल, पल्लव, चेर, राष्ट्रकूट है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो चोल अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी व्याख्या देखते हैं। चोल राजाओं ने एक सुसंगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज, कुजिरमंजर एवं पैदल सैनिकों जिसे कैकोलस के साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी, और सेना के कप्तान को एनाडी कहा जाता था। सेना की अग्र टुकड़ी तुसी और पिछली टुकड़ी कुलय कहलाती थी। इसी नौसेना की सहायता से इन्होंने श्री विजय, सिंघल द्वीप, मालदीव आदि द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त किए जाते थे? तो राइट आंसर होगा चालुक्य। चालुक्य के शासनकाल में महिलाओं को सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति अच्छी थी, क्योंकि महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्य शासक विजयादित्य के भाई चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका द्वारा लिखवाए गए ताम्रपत्र से उसके शासन का विवरण प्राप्त होता है। तो चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का जो महानतम शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके विषय में ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की तथा हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र सत्याश्रय, जिसे विक्रमादित्य प्रथम कहा जाता है, चालुक्य वंश का शासक बना। महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम शासक था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो चोल शासक देखेंगे, राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1012 से 1044 ईस्वी तक रहा। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ अभियान किया तथा सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? तो करिकाल ने पुहार नगर की स्थापना किया था। करिकाल ने चोलों की तटीय राजधानी पुहार, आधुनिक कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्तमान में इसकी स्थापना की थी करिकाल ने। इसने संपूर्ण तमिल प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। करिकाल को जले हुए पैरों वाला, करिकाल का अर्थ होता है जले हुए पैरों वाला, कहा गया है।
इसने वैरी नामक स्थान पर वेल्लरी तथा अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर प्रसिद्धि प्राप्त की। ग्रैंड अनिकुट कल्लानाई करिकाल द्वारा बनाया गया, जो विश्व का सबसे प्राचीन जलमोड़ या पानी नियामक संरचनाओं में से एक माना जाता है। पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा पल्लव। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर चालुक्यों को पश्चिमी भारत की ओर विस्थापित होने पर विवश कर दिया था। नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोंड की उपाधि धारण की। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी में थी। छठी सातवीं शताब्दी में बीजापुर कर्नाटक जिले में स्थित वातापी, आधुनिक नाम बादामी है, नामक प्राचीन नगर चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इसके उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन प्रथम ने पूर्ण पराक्रम, सत्याश्रय आदि उपाधियां धारण की थीं। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? तो इसका राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या कुलोत्तुंग? तो प्रथम, राजराज प्रथम इसका सही आंसर होगा। तो आइए इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। राजेंद्र प्रथम का चोल वंश का चरमोत्कर्ष का काल था। यह 1014 ईस्वी में चोल राज सिंहासन पर बैठा। इसकी उपलब्धियों के विषय में जानकारी तिरुवालंगाडु एवं करंदाई अभिलेखों से मिलती है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। बंगाल की खाड़ी चोलों की शक्तिशाली नौसेना के कारण ही चोलों की झील बन गई। सिलप्पादिकारम का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलंगो। प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य सिलप्पादिकारम का लेखक इलंगो आदिगल था। यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर की कहानी। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। कोवलन और कड़गी क्रमशः इस महाकाव्य के नायक और नायिका हैं। यह महाकाव्य पुहार कांडम एवं मदुरई कांडम और वज्जिक कांडम 3 भागों में विभाजित है। इन भागों में चोल, पांड्य और चेर राज्यों का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान में स्थित है। इन मंदिरों के लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृतियां बनी हुई हैं। इन मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर विमल बसाही मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासन काल से संबंधित था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा परांतक प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तर मेरूर शिलालेख से चोल शासक परांतक प्रथम के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। चोल शासक परांतक ने पांड्य शासक से मदुरा जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर लेख से चोलों के स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रणेता देखते हैं चार्वाक, गौतम, कपिल, जैमिनी। तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक अच्छपाद गौतम ने किया था। न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय। वात्स्यायन ने न्याय को समस्त विधाओं का दीप कहा था। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। वैशेषिक दर्शन की भी भांति न्याय दर्शन में भी पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस की सिद्धि बताई गई है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, जबकि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है। मीमांसा दर्शन में भारतवर्ष के धर्म तथा वर्णाश्रम व्यवस्था आदि विचारों का वर्णन है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य को माना जाता है। आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता हैं, जिसने उपनिषदों, वेदांत सूत्रों पर टीकाएं लिखी तथा अद्वैतवाद का समर्थन किया।
इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की। बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ, शारदा पीठ। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य शारीरिक शास्त्र कहलाता है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया। सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य माना जाता है। तो इसका एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 और 3 इसमें सही होगा। इसका मुख्य विषय मोक्ष रहा है और सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य माना जाता है, जबकि इसमें दूसरा कथन गलत है। मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया है, तो यह कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, भारतीय दर्शन का मुख्य विषय मोक्ष रहा है, जिसका अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। मोक्ष का सर्वप्रथम वर्णन उपनिषद में किया गया है। सांख्य की व्युत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। इसे सर्वाधिक प्राचीन दर्शन माना जाता है। ईस्वी के आरंभ तक दर्शन के 6 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसे सांख्य योग, न्याय योग, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत कहा जाता है। प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा कपिल। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन तत्व पर आधारित ज्ञान का प्रणेता माना जाता है। इन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्व समाज नामक ग्रंथों की रचना की थी। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया। इन्हें अनीश्वरवादी भी माना जाता है, लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा चारवाक। चारवाक इसका सही आंसर होगा। चारवाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन और इसके प्रवर्तक चारवाक हैं। इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे संबंध को महत्व दिया गया है। यह दर्शन वेद ब्रह्म भी कहलाता है। चारवाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु ये 4 ही तत्व सृष्टि के मूल कारण हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायतन क्या है? तो पंचायतन एक मंदिर निर्माण शैली है। पंचायतन मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैली है। इसके नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द पंच और आयतन से हुई है, जिसमें मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देवता या देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और उसके चारों ओर निर्मित गौड़ मंदिरों में 4 अन्य अनुचर देवता रखे जाते थे। इस शैली के उदाहरण खजुराहो में से कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर और उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दशावतार मंदिर हैं। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर होगा महायान संप्रदाय के द्वारा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। ये बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा शैली यूनानी रोमन थी, इसलिए गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। गांधार कला के चित्रों में वस्त्रों एवं शारीरिक बनावट का सूक्ष्मता से अंकन किया गया, जो इसे त्रिविमी 3D स्वरूप प्रदान करता है। एलोरा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासन काल में किया गया था। इसका वर्णन बड़ौदा अभिलेख में किया गया है। कैलाशनाथ का प्रसिद्ध मंदिर एलोरा में ही स्थित है। यह प्राचीन हिंदू मंदिरों में चट्टानों द्वारा निर्मित सबसे विशाल मंदिर है। चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु। चोल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा निर्मित अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला के साक्ष्य पुडुकोट्टई जिले से प्राप्त होते हैं। चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में अनेक भव्य मंदिर बनवाए गए, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सबसे महत्वपूर्ण था। इसकी संकल्पना प्रसिद्ध वास्तुकार श्याम वर्मा ने की थी। यूनेस्को द्वारा 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर से संबंधित हैं।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ 34 गुफाएं हैं। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के मंदिर बने हैं। इनका निर्माण 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, गुफा संख्या 1 से 12, 17 हिंदू गुफाएं, गुफा संख्या 13 से 29 तक, और 5 जैन गुफाएं, गुफा संख्या 30 से 40 तक बनाई गई हैं। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो इसका सही होगा पल्लवों। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकाश में पत्थर से निर्मित है। यह एक शिला में स्थित मंदिर है जो एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसमें प्रमुख रथ हैं नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ तथा प्रवेश रथ। इन 7 रथों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। महाबलीपुरम मामल्लपुरम निर्मित सभी स्मारकों का विकास नरसिंहवर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। कांची तमिलनाडु में स्थित कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली के चरम उत्कर्ष को दर्शाता है। मंदिर में देवी पार्वती और भगवान शिव के नृत्य को दर्शाया गया है। इसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ तथा मंदिर के अग्रभाग का निर्माण महेंद्र वर्मन तृतीय ने पूर्ण करवाया था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप भुवनेश्वर तथा उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में जजति केसरी द्वारा कराया गया। लिंगराज मंदिर के पास बिंदुसागर सरोवर स्थित है। किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है? तो मथुरा संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है। मथुरा संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है जो कला के क्षेत्र में मथुरा शैली से संबंधित है। इसकी स्थापना वर्ष 1874 में तत्कालीन जिलाधीश एफ.एस. ग्राउस द्वारा की गई। इसमें गुप्त और कुषाण साम्राज्यों की कलाकृतियां हैं क्योंकि अधिकतर मूर्तियां मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। मथुरा संग्रहालय में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चालुक्यों के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर पंपापति तथा श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण लोक महादेवी विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी द्वारा कांचीपुरम के पल्लवों पर विक्रमादित्य द्वितीय की विजय प्राप्ति के लिए करवाया गया। इसके प्रमुख वास्तुकार गुंड थे जिन्हें त्रिभुवनाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा शैव धर्म। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित हैं जो शिव की त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं तथा हिंदू धर्म शैव से संबंधित हैं। एलिफेंटा के गुफा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय बने थे। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्य काल के हैं। सांची का मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। शुंग काल में पुष्यमित्र ने इसको नष्ट कर दिया था और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित कराया। यह स्मारक 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। वो स्तूप तथा गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है तो ऐहोल।
कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित ऐहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और मंत्री रवि कीर्ति द्वारा रचित है। इस शिलालेख में पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसे प्राचीन कन्नड़ लिपि का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। नागर शैली में निर्मित जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, जिसका निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन द्वारा किया गया। इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। हिंदुओं के 4 धाम में से एक जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कंबोडिया में। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कंपुचिया कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपनी राजधानी यशोधरापुर निवर्तमान अंगकोर में कराया था। मीकांग नदी के समीप सिमरिप शहर से बना यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को वर्ष 1983 से कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल है। श्वेत सरोवर के कारण इसका नाम बेलगोला और पुनः श्रवणबेलगोला पड़ा, जहाँ प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की बृहत एकाश्म पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नरसिंह देव बर्मन। पूरे उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोड़गंग ने करवाया था। कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो शंकराचार्य को जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका तथा पुरी को स्थापित किया तथा उसमें मठाधीशों की नियुक्ति की, जो बाद में स्वयं शंकराचार्य कहलाने लगे। यहाँ पे देखेंगे स्मृति संप्रदाय में शंकराचार्य शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्होंने वेदांत का भी प्रसार किया है। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? तो सही आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणकर्ता थे। इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, जिनमें ध्वन्यात्मकता और व्याकरण के नियम हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा गया है। तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान में। तैलीय रंग सर्वप्रथम भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी अफगानिस्तान में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। मध्य अफगानिस्तान में बामियान गुफाओं में बौद्ध चित्रकला विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात तैलीय चित्रकारी है। प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? तो सही आंसर होगा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य एक भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना दशमलव के 9 स्थानों तक परिशुद्ध रूप में की। उन्होंने सन 1150 में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसमें लीलावती, बीजगणित और ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। भारत सरकार की ओर से लीलावती पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था? तो सही आंसर होगा चोल वंश। ऑप्शन नंबर सी।
कांसे से निर्मित शिव का नर्तक स्वरूप चिदंबरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण चोल वंश ने किया था, जो कांसे की बनी हुई है। नटराज दो शब्दों के समावेश से बना है, नट अर्थात कला और राज। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।